चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट करके बताइए। चैट बॉक्स में बस नजरें बनाइए, बाकी सब ठीक हैं। ओके। चलिए, सभी लोग हमारे साथ आई थिंक जुड़ चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है उसको लेकर, एक्सेंचर एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन आपके सामने है। जबरदस्त तरीके से आज एक धमाकेदार रिवीजन के लिए हम लोग सभी जुड़े हैं। जैसा कि आपको बताया, संडे है, सब एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, कमबख्त ये पढ़ाई है जो पीछा नहीं छोड़ रही है ना। तो भाई सिलेक्शन लेंगे तभी ये पढ़ाई पीछे छूटेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। एक मॉडल पेपर हमने आज तैयार किया है और ये सवाल जो उठाए गए हैं हूबहू आपको एक्सेंचर के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो चलिए, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए, आगाज हो चुका है। हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे आज, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। राइट, ये दो चीजें आपके सिलेबस में जुड़ी हुई हैं। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, आज हम इसके ऊपर जो बनने वाले सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं, राइट, हर एक चैप्टर से जो मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर हैं इनको तो पढ़ के ही जाना है जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ कुछ सवाल हमने लिए हैं और आपको देखना होगा कैसे कैसे हम उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? एक बार जल्दी से बताना दोस्त। आप अपना माइक को कंट्रोल में रखिएगा तो मैं यहाँ से आपको परमिशन दे देता हूँ। अननेसरी माइक ऑन ना हो, जब जरूरत पड़े तो आप माइक ऑन करके मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो माइक पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा सो दैट हमारी क्लास बहुत स्मूथ चल पाए, क्योंकि हम लोग जुड़े यहाँ पे बातों के लिए नहीं है ना। इसलिए फटाफट हम लोग सेशन को चालू कर रहे हैं और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जल्दी से देख लेते हैं अभी जो हमारा एक्सेंचर का पैटर्न जो कहीं ना कहीं फ्लोट हो रहा है मार्केट में, वो यही हो रहा है कि इंग्लिश एबिलिटी आने वाली है, क्रिटिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसके 18 और 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखा जाए तो टोटल 33 क्वेश्चन का एक अच्छा खासा फिगर आपके बीच में आने जा रहा है। तो 33 क्वेश्चन आराम से आपको सिलेक्शन दिला देंगे यदि आपने 33 के 33 क्वेश्चंस बना लिए। अच्छा, कोई सेक्शनल टाइम नहीं है कि भाई आपको रीजनिंग के लिए इतना ही टाइम मिलने लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल टाइम आपके पास 90 मिनट्स है, 90 क्वेश्चंस है। इस तरह से आपका पूरा पेपर डिजाइन होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या आती जाए तो भाई कमेंट बॉक्स तैयार है आपके लिए। चलो तो शुरू करते हैं। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट की कुछ बेसिक चीजें पढ़ के जाइएगा, शॉर्टकट्स हो गए, राइट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में क्या क्या आता है, तो MS वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है ना। उसके बाद एक्सेल आता है, ये सारी चीजें पढ़ के जाइएगा। स्यूडो कोड हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए, सब तैयार हैं भाई, लगा दें पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो बता दो। अभिषेक, चेतन, दीक्षा, सभी लोग एक बार जल्दी से बता दो तैयार हैं भाई। अब पेन पेपर अपने हाथ में लेके बैठिएगा, कोई भी नोट्स नहीं मेंटेन करेगा। ठीक है, नोट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सीधे हमें आंसर चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दबा दिया है, यदि कभी किसी को वार्तालाप की जरूरत पड़े तो आप कर लेना। ठीक है, चलो भाई, तो लगा दिया है पहला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन आपके धमाकेदार सिलॉक से उठाया गया है। सिलोलिज्म वो चैप्टर है जहां से पेपर में 100% क्वेश्चन देखने को आपको मिलने जाएंगे। तो बच्चा पार्टी जल्दी से तैयार हो जाओ और बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। समय कम लगाना है, आंसर जल्दी देना है, ये पूरी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस है। ठीक है, और प्रैक्टिस का मतलब आप सभी को लोग जानते हैं कि समय कम लगना चाहिए। यहाँ नोट्स कोई भी मेंटेन नहीं करेगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। संजय बंसल का आंसर सबसे तेज आया है,
सर 3 कह रहे हैं, मतलब ओनली 3 फॉलो। बहुत बढ़िया, जोरदार जोरदार शुरुआत हो चुकी है पहले ही सवाल की। आइए सीधे चलते हैं हम इसके वेन डायग्राम पे। स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन हमें ट्राई करना है। तो पहले नंबर का स्टेटमेंट है सम शिप आर बोट। कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जैसे बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। ये आपके पास मैं बोट मान लेता हूँ और इसको सबमरीन सॉरी शिप मान लेते हैं। ठीक है, इसको शिप ले लेते हैं। अब उसके बाद बोलता है ऑल बोट्स आर सबमरीन, तो सारी की सारी बोट सबमरीन है, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। ये सबमरीन है तो SUB लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। ठीक है, ये सबमरीन है। अब आगे जाके बोलता है सम सबमरीन यार याच। तो भाई सम सबमरीन बोला है, तो यहाँ पे हम इसके साथ लगाएंगे याच को, इसके साथ नहीं फंसाएंगे। तो वाइफ और याच होगा। ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कहता है, सम याच आर बोट। तो याच यहाँ पर है और मेरे प्यारे बच्चे बोट यहाँ पे, इसका इससे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, इसका इससे डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो भाई ऑल फॉलोज वाला ऑप्शन तो कट गया। दूसरा, सम सबमरीन आर बोट। सम सबमरीन, ये सबमरीन है ये बोट है सर। सम का संबंध यहाँ पे दिख रहा है, आपको पता है बाहर से अंदर आने की तरफ सम की कंडीशन होती है, तो सेकंड फॉलो करता है। ऑप्शन को साइमल्टेनियसली ध्यान रखिए। तो सेकंड फॉलो करने के साथ सेकंड के साथ थर्ड भी दे रखा है, जबकि सेकंड और कहीं नहीं है। हम बिना किसी आगे चेक किए हुए सीधे ऑप्शन नंबर 2 लगा सकते हैं। आज आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे ट्राई करना है ये भी सीखना है। मैंने पूरा क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं किया है, अभी भी 2 ऑप्शन पेंडिंग पड़े हुए हैं चेक करने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि भाई ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है डायग्राम को, तो वो सिर्फ इकलौते एक ही ऑप्शन में है। अगला आंसर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि आप कहो तो मैं चेक करा देता हूँ, या आपने कर लिया होगा, क्योंकि अभिषेक का आंसर आ गया है, आकांक्षा का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, राइट। देखो सब सबमरीन आर शिप, तो देखो सबमरीन ये रही, शिप ये रही, ये देखो ये रहा बिटवीन सम का रिलेशन, तो 100% ये भी फॉलो है। ठीक है, तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से आपने कर लिया है। आज हम पूरे 20 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं। ठीक है, तो बैक टू बैक 20 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तैयारी पूरी भरसक आपकी चल रही होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आपने दिन और रात एक कर रखे होंगे, राइट। सिंह बनिए, सिंहासन की चिंता मत करिए, तुम जहां बैठेंगे वहीं सिंहासन लग जाएगा। तो अगला प्रश्न आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार जल्दी से ट्राई करो और बताओ मुझे इसका सही आंसर क्या होगा। आई वॉन्ट एवरीवन प्लीज डू इट। आप लोग कम से कम प्रैक्टिस करें। इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी दे देंगे, तो उन बच्चों को भी दे देना बाद में जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेंचर का उनका पेपर है, तो भला हो जाए कम से कम कुछ बच्चों का भी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए एवरीबॉडी, जल्दी से भाई। रोल नंबर 128, दीक्षा, अभिषेक, अभिषेक कुमार, सारे कुमार जाग जाओ भाई। उसके बाद अनिकेश, चेतन, प्रियंका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। इसके बाद संजय बंसल, संजना, राकेश पटेल, राजीव सैनी। चलो भाई, CSIT की मेजोरिटी दिखती हुई। अरे भाई अभी तक आंसर नहीं आया क्या, फंस गए क्या पहले इसी क्वेश्चन में? बताओ यार, तुम सेकंड क्वेश्चन में जाके फंस गए। ये देखो भाई साहब, खतरनाक क्वेश्चन लगता हुआ। अगली गेंद बहुत ही खतरनाक लग रही है मुझे, है ना। चलो भाई, कुछ लगाया दिमाग और पहले ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में गोता खा रहे हैं बच्चे। चलो आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑल कैरेट्स आर बर्ड। भैया ऑल लगा है तो CARR लिख रहा हूं मैं, ये सारी की सारी वर्ड हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं BIRD, है ना, BIR लिख रहा हूं वर्ड में। ठीक है, बस 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 बस, अब वापस से आ जाओ अपनी स्क्रीन पे, मैं सॉल्यूशन बनाना चालू कर रहा हूँ। आपका समय खत्म, योर टाइम अप्स। ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया दोस्त, अब जल्दी से स्क्रीन पे आ जाओ। नो कमेंट बाजी, सिर्फ स्क्रीन देखना है। दूसरा, सम टेलीफोन्स आर कैरेट। सम टेलीफोन्स आर कैरेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बनेगा। देखो अब जो कैरेट है वो बीच में है, तो सम का रिलेशन हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों से जोड़ के बनाना पड़ेगा, और ये हो गया टेलीफोन।
इसको टेलीफोन कह दिया। फिर उसने कहा है लास्ट, ऑल बेड्स सीट आर टेलीफोन। अब टेलीफोन के अंदर बनाना, अब इसमें नहीं टच करना है, टेलीफोन के साथ रिश्ता बनाना, तो ये आपके पास बेड सीट हो जाएगी, बीएस लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बेड सीट होगी। अब आती है बात कंक्लूजन की, तो आइए, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड। बताओ बेडशीट का कोई वर्ड के साथ संबंध है, तो आप कहेंगे कतई नहीं है सर, सम का रिलेशन भी नहीं है, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो भाई पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया जिसने पहला ऑप्शन टिक किया हुआ है। आगे चलो मेरे प्यारे बच्चे। सेकंड, सम बेडशीट्स आर बर्ड। बेडशीट ये रही, वर्ड ये रही मेरे भाई, कोई संबंध नहीं है, सम चाहे ऑल दोनों ही गलत है। तीसरा, सम वर्ड्स आर टेलीफोन, ये रही वर्ड, ये रही टेलीफोन, यस, ये संबंध दिखता है तीसरे नंबर का, ये संबंध दिखता है, सम का रिलेशन, ये देखो ये जो लाइन दिख रही है ये सम के रिलेशन में तो जाने लग रही है कि नहीं। आगे चलो, अब मेरे भाई बोलता है ऑल टेलीफोन्स आर वर्ड, अरे भाई कहाँ की बात कर दी, ये सारा का सारे टेलीफोन वर्ड में थोड़ी ना है, तो ओनली 3 फॉलोज, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जोरदार तालियां हो जाएं भाई साहब उन बच्चों के लिए जिन्होंने 4 आंसर टिक किया है। आंसर यहां से लगाना है, दीज आर द ऑप्शंस। अब कोई बच्चा ये कहे सर मैंने तो तीसरे बताया था, अरे तीसरा ऑप्शन में से बताओ ना मेरे भाई, है ना। ठीक है, समझ गए, दूसरा क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ यस और नो। सबको समझ आया सेकंड क्वेश्चन? चौथा, नहीं इसके अलावा सारे डायग्राम जो आप सोच रहे हो वो सब गलत है, ठीक है, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा यहाँ पर कि क्यों गलत है, ठीक है, क्योंकि भाई यार मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि आज हम प्रैक्टिस के लिए जुड़े हैं, तो प्रैक्टिस आपको ताबड़तोड़ करने के लिए समय कम लगेगा, तो समझाना मुझे कम पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बस 3 क्वेश्चन मैंने ट्राई करवाए हैं आपसे, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए सिलॉक्स का, और वो भी हायर लेवल लेके आया हूँ, कोई बच्चों वाला खिलाड़ी वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना। ऐसा पेपर में देखने को मिलेगा, ना मानो तो तुम देख लेना 18 तारीख को। ठीक है, आज की क्लास से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ, ये नहीं बोल रहे हैं कि यही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। नाउ स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन, फटाफट, पूरी कंसंट्रेशन आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए। कमेंट अभी नहीं देना है, पहले ट्राई करो फिर कमेंट डालना। हाँ, संडे बलिदान किया है भाई, मिशन की तरह लेना है संडे को। चलो आ जाओ बस। संजना का आंसर सबसे पहले आया, थर्ड कह रही है मैडम। प्रियंका का भी आंसर थर्ड है, क्या बात है यार, इस बार तो तुमने झांकी जमा दी है। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चेतन का भी थर्ड है। इस बार भाई साहब फ्लो आ गया मुझे लग रहा है, हाँ, इस बार लग रहा है कि फ्लो आ गया आपका, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन कहता है मोस्ट सीपीयू आर कीवर्ड। अब मोस्ट का मतलब क्या होता है, मोस्ट सीपीयू आर कीवर्ड, ठीक है, मोस्ट का मतलब सम ही ले सकते हो आप, ठीक है, तो ये सीपीयू हो गए और ये कीबोर्ड हो गए, ठीक है मेरे भाई। अब आगे बोलता है नो कीबोर्ड इज माउस। कोई भी कीबोर्ड जो है वो माउस नहीं है, यही बोल रहा है ना, नो कीबोर्ड इज माउस। तो भाई कीबोर्ड के साथ हम माउस का संबंध नहीं बता सकते, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये नो का रिलेशन है, ठीक है। ऑल माउस आर सीपीयू, ऑल माउस आर सीपीयू, ओके। अब ये रिश्ता इसके अंदर जाना था, तो देखो इसको हम यहां से हटा के यहां लिख रहे हैं, इसके अंदर माउस लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस माउस का इस की से कोई संबंध नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को हम ब्लर कर देते हैं, बस हटा नहीं रहे, ब्लर कर रहे हैं क्योंकि इसको हमने शिफ्ट यहां कर लिया। ऑप्शन, सम कीबोर्ड्स आर माउस, सम कीबोर्ड्स आर माउस, सम कीबोर्ड्स आर माउस, सर कोई रिश्ता नहीं है, पहले का कोई संबंध नहीं है सीपीयू से, राइट, तो ओनली वन तो कट गया, ये ऑप्शन चला गया, बोलो यस और नो। ठीक है, वही क्या बोल रहे हैं, सम कीबोर्ड्स आर सीपीयू,
सॉरी फॉर दैट, कीबोर्ड का सीपीयू से संबंध बोला है, तो इसका मतलब ये संबंध तो दिख रहा है ना मेरे भाई। तो हाँ, ये वाला सही है बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो सकता है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो सकता है, बाकी दूसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता। ये आप श्योर शॉर्ट समझ गए होगे क्यों नहीं हो सकता है। तो अब मुझे सेकंड चेक करने की बजाय मुझे सीधे थर्ड चेक करना चाहिए। वाई? क्यों? क्योंकि पहले के साथ हमें या तो तीसरा मिलेगा या तो पहला ही रहेगा। तो तीसरे को देखते हैं गलत है या सही है। तो क्वेश्चन कहता है नो माउस इज कीबोर्ड। तो माउस कीबोर्ड, हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं है भाई, नो का रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 और 3। ऑप्शन लगाने का तरीका भी समझना, ऑप्शन लगाने का तरीका भी समझना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भाई। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका मिल गया मुझे। चलिए अब ताबड़तोड़ अगले कुछ क्वेश्चंस के लिए फिर से तैयार हो जाइए। पहले 3 क्वेश्चन आपने स्लॉक्स चैप्टर से देखें, स्लॉक्स पे थोड़ी सी महारत आपने हासिल कर ली है। अब अगली जो स्टेटमेंट है, इसे हम कहते हैं डेटा सफिशिएंसी। सब एडवांस लेवल के चैप्टर हैं जो क्लासेस में आई थिंक हो सकता है आपको टीचर ने इस लेवल पे नहीं पढ़ाए हो, ठीक है। लेकिन आज वो दिन है, जैसा एग्जाम वैसी तैयारी, हो जाओ शुरू। देखो जरा, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे पास 5 ऑप्शन होते हैं। दीज आर द ऑप्शंस बच्चा पार्टी, ये ऑप्शंस है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? इफ डेटा 1 स्टेटमेंट 1 अलोन कैन सफिशिएंट आंसर द क्वेश्चन, ओनली 2 sufficient answer the question, right? Either 1 or 2, उसके बाद बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 and 2। ठीक है, ऐसे आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन होते हैं। तो आइए चौथे क्वेश्चन में, जो पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ते हैं, उसका आंसर देखते हैं किसका सबसे पहले आ रहा है। बताओ भाई, जितने बच्चे बैठे हैं बताओ। अमंग द 4 फ्रेंड्स PQRS हु वर्क फॉर द मोस्ट आवर मतलब सबसे ज्यादा घंटे काम करता है, ऐसा क्या पहले स्टेटमेंट से आंसर निकाला जा सकता है? क्या दूसरे स्टेटमेंट से आंसर निकाला जा सकता है? क्या दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर आंसर निकाला जा सकता है? क्या दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से आंसर नहीं निकाला जा सकता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार आपकी राय रख दीजिए, जल्दी से बताओ भाई, क्या कहती है मेरी जनता। और अंत तक सेशन में बने रहना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बकवास कम हो रही है हमारे सेशन में, मतलब बातें कम हो रही हैं, सीधी बात हो रही है प्रश्नों से, है ना। समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, सुन लो मेरी बात, मैं समझाता हूँ आपको। यही होता है पेपर में, जब पेपर में नया प्रश्न आता है तो हमें समझ नहीं आता पहली बात तो ये कौन सा पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। आओ आज समझते हैं। बोथ आया, बहुत बढ़िया, आकांक्षा मित्तल ने कहा सर बोथ आएगा आंसर, क्या बात है। चलो भाई आ जाओ। देखो, अमंग द 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त हैं, PQRS हु आर वर्किंग मोस्ट आवर का मतलब सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं, हमें ये पता कर। पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कहता है P वर्क लेस देन Q, मतलब Q ज्यादा करता है, P लेस करता है, तो Q ज्यादा करता होगा, हम ऐसे कह सकते हैं भाई। पहली लाइन को इतने को पढ़ो तो आपको ये समझ आ रहा है, P वर्क्स लेस मतलब कम करता है, किससे? Q से। तो ऐसा स्टेटमेंट जमा सकते हैं। आगे चलते हैं। S वर्क्स लेस, S जो है वो कम काम करता है, किससे? P और R से। जो P है और जो R है इससे कम काम करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये ज्यादा काम करते हैं, ये हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा काम करते होंगे। लेकिन कौन है? S, माफ कीजिएगा S लिखना था यहाँ पे। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, क्या हम यहाँ पर, क्या हम यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट, क्या हम यहाँ पर देखो P तो ऑलरेडी है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको RS। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या P का और R का कोई संबंध दे रखा है मेरे भाई? क्या पहले स्टेटमेंट में ये बताया है कि P जो है वो Q से ज्यादा काम करता है? क्या ऐसी कोई बात कर रखी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसी बात कहीं नहीं कर रखी है। मतलब ओनली वन स्टेटमेंट कैन नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन।
सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा सही आंसर नहीं बता सकता जो मांग रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पकड़ लो। दूसरे स्टेटमेंट पहले इंडिविजुअली सॉल्व करो, फिर कंबाइन करेंगे अपन लोग। आर वर्क लेस देन क्यू, ठीक है भाई। आर जो है वो क्यू से कम काम करता है, ठीक है मेरे भाई। बट मोर देन एस, लेकिन जो आर है एस से ज्यादा काम करता है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो भाई इससे ज्यादा काम करता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर से सुनो। आर वर्क आर वर्क लेस देन क्यू, तो भाई आर कम काम करता है क्यू से, लेकिन जो आर है वो एस से ज्यादा करता है, तो एस से ज्यादा करेगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। फिर बोलता है पी वर्क्स मोर देन, पी वर्क्स हाउ मच मोर देन आर, जो पी है वो आर से ज्यादा काम करता है, बट नॉट मोस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सबसे ज्यादा ही काम करे, ठीक है मेरे भाई। तो मुझे एक चीज बताओ, एक बात बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। क्वेश्चन ने पी को पकड़ा, पी के बारे में क्या कहा है, पी वर्क्स मोर, मतलब पी ज्यादा काम करता है, किससे काम करता है, आर से। जो पी है ना वो आर से ज्यादा काम करता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा नहीं करता उस स्टेटमेंट में। तो भाई सबसे ज्यादा नहीं करता, तो बताओ पी से पहले कौन है, क्यू। तो मेरे भाई ये क्यू यहां बैठेगा, क्योंकि भाई सबसे ऊपर बैठा नहीं सकते, तो क्यू इसके आगे बैठ सकता है। अभी भी क्यू आर से ज्यादा काम करने लग रहा है, तो भाई एस तो कम ही काम कर रहा है। तो ये पूरा स्टेटमेंट एक लाइन में जम गया। हम यहाँ बता सकते हैं क्यू सबसे ज्यादा काम करता है। तो मुझे जैसा कि ज्ञात हुआ कि ओनली टू स्टेटमेंट कैन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो हम इसमें आंसर लगाएंगे ओनली टू। ये रहा इसका। समझ गए, पहले से आंसर ओनली वन से हमने आंसर नहीं निकाल पाए, यहां कंट्रोवर्सी नहीं समझ आई हमको। लेकिन दूसरे वाले में पूरी पूरी कंट्रोवर्सी समाप्त हो गई, क्योंकि चारों लोगों को बताना था चारों लोगों में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, तो आपको पता पड़ गया क्यों करता है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट कैन फॉलो द क्वेश्चन, ठीक है। एक बार बताओ मुझे, थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया? दिमाग चमक जाएगा भाई सब, ऐसे क्वेश्चन लगा लगा, है ना। एक बार जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, आएगा, धीरे धीरे आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इस पे करो प्रयास। ये बताओ, ये तो यार हलवा सवाल है, इस पे मतलब मैं चाहूंगा यदि आप एक्सेंचर की तैयारी कर रहे हो भाई साहब, इतना लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये तो हलवा है आपके लिए। बताओ इन पांचों में से सही आंसर कौन सा है। और आफ्टर 40 मिनट फिर से रिज्वाइन करना है आपको क्लास को, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, अभी 5वें क्वेश्चन पे हो, आधे घंटे से ऊपर हो गया है, क्या कर रहे हो, जल्दी से बताओ आंसर। सेकंड 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 फॉलो, सेकंड फॉलो। ओके, चलो मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड रमन लीव्स द दुबई। बताओ भाई, वीक के कौन से दिन रमन ने दुबई को लीव किया है। तो पहला स्टेटमेंट, रमन डिड नॉट लीव द दुबई ड्यूरिंग द वीकेंड। अब वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे संडे। तो मुझे बताओ सैटरडे संडे को नहीं गया मतलब छोड़ा है, तो भाई मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेनसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे। भाई इन 5 दिनों में से कोई भी दिन हो सकते हैं। तो क्या पहले स्टेटमेंट से बता सकते हैं भाई साहब कब छोड़े हैं दुबई को? तो आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं सर। अब पकड़ते हैं हम दूसरा। तो पहले स्टेटमेंट की कहानी ये है, दूसरा स्टेटमेंट पकड़ो भाई। रमन्स ब्रदर, रमन का कोई भाई है भाई साहब, ये ब्रदर भैया है, ठीक है। ये ब्रदर लेफ्ट द दुबई फ्राइडे, ओके। ये भाई साहब फ्राइडे को छोड़ के आ रहे हैं दुबई को। 2 days आफ्टर रमन लेफ्ट द दुबई, ओके। मतलब जब रमन ने छोड़ा होगा, जब रमन ने छोड़ा होगा उसके 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ये ब्रदर भैया छोड़ के आए हैं। अरे 2 दिन बाद ब्रदर भैया छोड़ के आए हैं, तो भाई मुझे बताओ ये 2 दिन पहले छोड़ के आया होगा, तो रमन कौन से दिन आया होगा? तो भाई आपको पता है ये भाई साहब वेनसडे के दिन छोड़ना चाहिए, तभी तो 2 दिन बाद फ्राइडे पड़ेगा। तो हम बता सकते हैं ओनली सेकंड स्टेटमेंट से
हम इस क्वेश्चन का आंसर जो मांगा है वो दे सकते हैं। तो अगेन माय आंसर इज व्हाट, ओनली टू फॉलो, ओनली टू फॉलो। बिल्कुल सही आयुष, जिनका आंसर ओनली टू फॉलो है, ऑप्शन नंबर सेकंड फॉलो है, वही सारे बच्चे बिल्कुल सही। अरे मेरे इंजीनियर समझे कि नहीं समझे ये क्वेश्चन को? दिमाग चलाना पड़ेगा मेरे बच्चों, बिना दिमाग चलाए कहां से तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन सही होने वाले। लगा दो पानी में आग, इसे कहानी कहते हैं, इसे जवानी कहते हैं दोस्त। और छीन लो सिलेक्शन, उसे कहानी कहते हैं। तो बस कहानी लिख के दिखाओ, तब जाने। ठीक है, चलो। अरे समझ आया कि नहीं? एक बार यस में तो यस नो दे दो। इसमें कौन सा पैसा लग रहा है तुम्हारा? इतनी बढ़िया शानदार क्लास अटेंड करवा रहा हूं मैं आपको, वो भी समय के पहले हो रही है सारा काम, है ना। अभी एक दिन और है, कल का पूरा सबक है, कल दिन भर लग जाओ पूरी तैयारी को करने, जी जान छिड़क दो कि अब इस साल और इस बार निकालना ही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 और लगाओ, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से ट्राई करो, फिर अगले कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन दिखाएंगे आप। जल्दी से बताओ, सारी बच्चा पार्टी तैयार हो जाओ और आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? सी का संबंध ए से क्या होगा? पति है, पिता है, पत्नी है, क्या है, हमें नहीं पता, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी, स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है ए इज सन ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी का सन है। ए जो है वो बी का सन है, तो सन है तो जेंडर प्लस लगा देते हैं, बी को ऊपर बैठाते हैं, जनरेशन का गैप आप सभी जानते हैं कैसे लगाते हैं। ओके, डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, जो डी है वो हस्बैंड है, तो मेरे भाई तो ये इसकी वाइफ होना चाहिए। तो यहां से हमें ये मालूम पड़ गया, डी यदि हस्बैंड है, डी हस्बैंड है किसका? बी का, तो भाई ऑब्वियस सी बात है बी इसकी वाइफ होना चाहिए, ये इसका बच्चा होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या सी इस स्टेटमेंट में कहीं भी नजर आ रहा है? तो पहले वाले स्टेटमेंट में हमें सी कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा, तो पहले वाले से तो आंसर नहीं आया है। सेकंड वाला चेक करते हैं, आओ सेकंड वाले से ट्राई कर लो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो भाई, बस ध्यान से सुनते चलो। दूसरे वाले ने बोला है एफ इज मैरिड टू सी, भाई साहब एफ ने किससे, एफ जो है वो सी से शादी करता है। ठीक है मेरे भाई, सी हैज टू चिल्ड्रंस, ओके, सी के दो बच्चे हैं, डी एंड ई, ये डी और ई इसके दो बच्चे हैं। डी इज द फादर ऑफ ए, ओके, डी जो है वो फादर है किसका? ए का, तो ये ए आ गया। अब अच्छा ठीक है, बस इतनी ही कहानी है। अब मुझे एक चीज बताना मेरे भाई, एक चीज बहुत अच्छे से बताना, क्या बताओगे तुम लोग? ये बताओगे ए भाई साहब यहाँ पर है, सी भाई साहब यहाँ पर है, ठीक है। मुझे बताओ सी और एफ में किसी एक पर्सन का भी जेंडर क्लियर है क्या? सी फीमेल पर्सन है या फिर मेल पर्सन है, क्या ये बताया है? ये इसने सिर्फ इतना बोला है सी और एफ आपस में शादी कर, लड़के ने लड़की से शादी करी है या लड़की ने लड़के से शादी करी है, हम नहीं बता सकते। यदि किसी एक को बताओगे तब हम दूसरे के बारे में बता सकते हैं। तो भाई दूसरा स्टेटमेंट भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा, पहला भी नहीं दे पा रहा है, दूसरा भी नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अच्छा पहला और दूसरा आपस में कुछ संबंध रखता है क्या? तो भाई देखो, बी का संबंध तुम डी से बना सकते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि यहाँ पे बी और डी का संबंध पता, तो यदि हम यहाँ पे इसको इससे ब्याह करा दें, भाई शादी करा दें, तो ये इससे मिल जाएगा। ए, चलो भाई इसका जेंडर डिक्लेयर हो गया, लेकिन अभी भी दारोमदार क्या है, सी का जेंडर नहीं पता। सी का जेंडर जब तक नहीं पता हम रिलेशन नहीं बता सकते। तो भाई पहले से आंसर नहीं आएगा, दूसरे से आंसर नहीं आएगा, दोनों के मिलाने से आंसर नहीं आएगा, आइदर से तो भूल ही जाओ। तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर ई आएगा, नाइदर। देखा कितना शानदार प्रश्न था ये, ब्लड रिलेशन की सारी प्रॉब्लम्स दिमाग में घूम गई होंगी आपके। जो तैयारी करने वाला बच्चा होगा ना, वो तो सीख गया होगा ये क्वेश्चन से कि यार ब्लड रिलेशन में क्या चीज है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
कौन सा आएगा? नाइदर ना, नॉट नेसेसरी टू आंसर। कौन सा लगा रहे हो आंसर, चौथा या पांचवा? कौन सा आंसर लगाओगे भाई? नाइदर वाला ऑप्शन जिसमें है, इफ डाटा गिवन बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट, सॉरी फॉर दैट, मुझे 4 पे टिक करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे है नॉट सफिशिएंट का आंसर। ठीक है, तो मुझे आंसर क्या लगाना चाहिए? 4। नाइदर वाला ऑप्शन 4 पे है। ठीक है, आंसर 4 है, बिल्कुल सही, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 से आ जाओ। इसे हम ऑड वन आउट कहते हैं, इसे हम ऑड वन आउट कहते हैं। मुझे बताओ इसमें से कौन अलग है? इसके लिए आपको पहले इस सेट को पहचानना। ये सेट क्या कह रहा है? जो ये कह रहा है वही बात हमें इसमें ढूंढना है कि इसमें वो बात कौन कह रहा है। बताओ, ये पूरा लॉजिकल क्वेश्चन होता है, ये लॉजिकल रीजनिंग है मेरे प्यारे बच्चे। इसको आपको बिल्कुल एक तरफा तरीके से बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके सीखना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, चलो बताओ कौन सा तुम्हें डिफरेंट दिख रहा है इसमें। लेकिन जो गिवन सेट है पहले उसका पता लगाना है। मैं पूछूंगा आपसे क्यों है वो अलग। और जितने भी आंसर दे रहे हो विथ रीजन आंसर देना है, यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 लगाया या 2 लगाया 3 लगाया। चलो ठीक है भाई, नहीं आएगा आंसर। सुनो, इसमें इतना समय नहीं लगाते हैं। पी, सॉरी पी कह रहा हूँ, 5, 19 और 37, ये तीनों नंबर मैं एक शब्द यूज करूं तो मुझे क्या जवाब दोगे आप लोग, यस और नो में? क्या ये सारे नंबर तुम्हें पता है प्राइम नंबर है? बस इतना बताओ, यस और नो। 5, 19 और 37 आर द प्राइम नंबर और नॉट? यू ऑलवेज, यू ऑल ऑफ यू सेज यस, यस और यस। यदि ये सारे नंबर प्राइम के सेगमेंट में सेट बना के बैठा है तो मुझे बताओ इन चारों में प्राइम कौन है? जल्दी से टाइप करो कमेंट बॉक्स में, प्राइम कौन सा है, 7, 14, 46 या 45? प्रियंका का सबसे पहले जवाब आया है, बिल्कुल सही है, आंसर खत्म हो गया। इन क्वेश्चनों में लॉजिक यही है, आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत तेज। अगला सेट, ऑड वन आउट का अगला टाइप। इस तरह से भी क्वेश्चन दिखेगा ऑड वन आउट में, पहचानो जरा जल्दी से। बताओ, इसमें जो रिलेशन दे रखा है, इसमें ये वाले में 60, 30, 15, वही रिलेशन हमें इन चारों में से कहां दिखता है? बोलो जल्दी से। आज मजा आ रहा होगा तुम लोग को कि यार ये इस तरह की रीजनिंग भी हमें पढ़ना पड़ेगी। हाँ, इस तरह की रीजनिंग भी हमें पढ़ना पड़ेगी। बहुत बढ़िया बच्चों, लाजवाब, जबरदस्त, छा गए तुम लोग हैं, लगा दी तुमने आग, है ना? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, तहलका मचा दिया। बहुत बढ़िया, देख लो अब जरा, देखो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। पहले 60 लिखा था, फिर 30 लिखा था, फिर 15 लिखा था। तुम देख पा रहे होगे इसका दुगना यदि मैं करता हूं तो ये 30 होता है, इसका दुगना करता हूं तो ये 60 होता है। ऐसा एक पैटर्न जो तुमने पकड़ा है वो सी में पकड़ा है, क्योंकि 5 का दुगना 10 होता है और 10 का दुगना 20 होता है, बाकी किसी में दिखाई नहीं देता है। तो ये होती है ऑड वन आउट की सीरीज। इसको पहचानने के तरीके आपको सीखना होंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कौन कहता है उसका पता नहीं, दरअसल पानी की हद तक कोई गया नहीं, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, तो सारा जहां हमारा होगा, बस प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। पकड़ो भाई, इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, सुनो ध्यान से। भाई बी और एच यहां लिखना चाहिए, बी एच, ये कॉलन साइन है, फिर जेपी लिखा है, फिर डबल कॉलन है, फिर ई के है। तो हमें ये पता करना है इसका जिस प्रकार इससे संबंध है उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा आना चाहिए। तो क्या बात है, क्या बात है। चेतन थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, संजय सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, और अजय शायद इनका भी ऑप्शन नंबर बी था। बहुत बढ़िया,
आकांक्षा का आंसर भी बी है। बहुत बढ़िया, लग रहा है आप तैयारी चल रही है ना। ऐसे क्वेश्चन तो आप उड़ा दे रहे हो, जरा जरा में उड़ा दे रहे हो, चुटकी बजाते उड़ा दे रहे हो। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। देखो बच्चे, मुझे बताओ, यदि मैं पोजीशन की बात करूं, यदि तुमने थोड़ा बहुत भी पोजीशन पे काम किया हो ना, तो भाई ये क्वेश्चन पोजीशन से बहुत जल्दी निपटने वाला है। ये क्वेश्चन पोजीशन से एक झटके में खत्म होने वाला है, पता है आपको। देखो सुनो ध्यान से। बी मतलब होता है 2 और ये होता है 8, ये होता है 10 और ये होता है 16। तुमने देखा सर यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ देखा 6 का अंतर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये है 5 और ये है 11। तो 6 और 5 11 होता है, यहाँ भी 6 का अंतर है। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन जो 6 का अंतर लेके बैठा है। 13 और 19, सर ये 6 का अंतर है। यहाँ पे 16 है, यहाँ 19 है, सर 3 का अंतर है। यहाँ 11 है, यहाँ 21 है, यहाँ नहीं है। यहाँ 20 है, यहाँ 21 है। प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता है। अरे बोलो एक बार, समझ आया? जिनका गलत हुआ या जिनका आंसर नहीं आया, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चे, खटाखट आंसर बोलो। इतनी शांति क्यों है मेरे भाई? ना तहलका मचा दो थोड़ा सा। क्वेश्चन देखते से फटाफट आंसर फेंको। अब ये देखो, बोल के बता रहे हैं संजीव जी हैं कि हम तहलका मचाएंगे सर। कमेंट में तहलका मचाना। बताओ इसका आंसर क्या है। चेतन ने सबसे तेजी से तीसरा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू। नंबर लिखो, आंसर आ जाएगा। भाई 3 था, 5 था, 7, 3 2 5, 5 और 2 7, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो भाई 16 17 18 19, ऐसे बताओ, दो दो का अंतर। आंसर खत्म यार, खल्लास। ज्यादा समय नहीं देंगे। अब सीधे चलते हैं हम एक बढ़िया सा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। लिख के ले लो, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, जल्दी से देखो और सेशन में बिल्कुल अंत तक बैठे रहो, है ना। लगना चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे क्या फर्क पड़ना है इस तैयारी से, कोई फर्क नहीं पड़ना, एक दिन में कौन हमको बहुत कुछ पढ़ा देगा। तो हम भी कहते हैं सर, एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है ये कोई छोटी सी बात आपको 2 नंबर 4 नंबर भी दिला जाए, तो आपकी ये क्लास सक्सेसफुल है। आपको इस पे ही काम करना है, छोटे छोटे महल बनाना है, तभी बहुत बड़ा शिखर तक जा सकते हो आप, है ना। एक दिन में कोई भी महल नहीं बनता, ये आपको भी पता है, राइट। तो शिखर तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी महल तो बनाना पड़ेगी दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन। बच्चे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए अरेंजमेंट करना होगा, देन ऑप्शन से खेलना होगा। नहीं, पहले आप एक काम करो, पहले आप एक काम करो। ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ। ये 8 लोग बैठे हुए हैं, ये 8 लोग यहाँ पे ऐसे बैठा रहा हूँ। ठीक है, ये 8 बैठ। ठीक है। मुझे इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में जाते हुए ऑर्डर लिख के बताओ किस ऑर्डर में तुमने जमाए हैं। पहले यहाँ पे ये वाला लेटर लिखना जो भी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे तुमने सी को बैठा लाओ, तो सी के बाजू में कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, ऐसे। तो ये जल्दी से एक सीक्वेंस लिख के दिखाओ, क्योंकि तुम सर्कल तो ड्रॉ कर नहीं सकते कमेंट बॉक्स में। तो मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारा अरेंजमेंट क्या चल रहा है, जरा फटाफट बताओ यार। क्या कहती है जनता, क्या अरेंजमेंट है आप लोग का बच्चा?
चलो देखो आ जाओ। आई थिंक कुछ तुक्केबाज बैठे हुए हैं, तुक्के फेंक रहे हैं। यहाँ मैंने अरेंजमेंट पूछा तो वहां फंस गए। ठीक है, सुनो अब ध्यान से मेरी बात। हमें ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। दो बातें ध्यान से सुन लो। कितने लोग हैं, तो आपने देखा सर ए से एच मतलब 8 लोग। कहाँ देख रहे हैं, तो फेसिंग टू द सेंटर लिखा है। इसका मतलब उसका लेफ्ट और राइट क्या होगा। तुम अपने आप को कॉपी के सेंटर में देखो तो आपका राइट इसका राइट हो जाएगा, आपका लेफ्ट उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। फिर चलते हैं अपन। 3 people आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। भाई ए और डी के बीच में कितने लोग हैं, 3। तो ए और डी को कहीं भी बिठा लो। मैंने बताया ए को यहाँ पर और डी को यहाँ पर। देखो 1 2 3 यहाँ बैठ गए, 1 2 3 यहाँ, क्योंकि बिटवीन बोला है उसने, ये तो वही आसान है बैठाना। ए और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं तो 3 3 जगह ऊपर नीचे खाली हो जाएंगी। कभी भी 8 लोगों की सिटिंग में ए और डी, या मैं बोलूं कोई भी 2 पर्सन के बीच में 3 लोग बैठे हैं, इसका मतलब ए और डी हमेशा आमने सामने बैठे हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब ए का राइट सेकंड, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट कौन है, बी। यहाँ पे बैठा है मेरे भाई बी। यहाँ पे कौन बैठा है सर, बी बैठा है। तो हमने 3 लोगों को तो भाई 2 लाइन पढ़ के ही निपटा दिया। ठीक है, आगे चलो। कैसे जमा रहा हूं इसको देखते चलना भाई, है ना। मेरा पढ़ने का तरीका, जमाने का तरीका आपको पकड़ना होगा। आगे चलते हैं। सी इज नॉट एन इमीडिएट राइट ऑफ एफ। सी जो है वो एफ का इमीडिएट राइट नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा। सी जो है सी जो है वो एफ का, एफ जहां भी बैठेगा उसके राइट में नहीं बैठेगा। इमीडिएट राइट लिखा है, ध्यान रखना। मतलब पड़ोसी नहीं। सी इज नॉट अ इमीडिएट राइट ऑफ एफ। तो मैंने उसको अलग से कॉपी में लिख लिया। ठीक है, मैंने उसको अलग से कॉपी में लिख लिया। आगे चलते हैं। फिर और आगे चलते हैं भाई, आगे और चलते हैं तो देखो जरा। डी इज नॉट एन डी इज नॉट एन सर नोट नहीं था सी में। अरे वाह यार, कहाँ थे। बहुत सी में बढ़िया। नोट नहीं है ना सर। हाँ, सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। ओके, आई थिंक मैंने गलत रीड कर लिया। तो देखो ये इसके बाजू में, इतना पता है। ठीक है, ठीक है, ओके। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर एफ और ई। एफ और ई, अभी एफ और ई भी नहीं आए हैं। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो डी है ना, इस डी के बाजू में, ठीक है ना, ना तो एफ होगा ना तो ई होगा। ना तो इस डी के बाजू में यहाँ पे एफ होगा ना तो ई होगा। ये बात भी फुलफिल हो रही है। अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, बस इसको यहाँ पे सर्कल करके छोड़ देना है कि ये लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसने बोला है नाइदर, ना तो ये दोनों ही नहीं हो सकते। आगे चलते। एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी का इमीडिएट नेबर एच नहीं हो सकता। इसका मतलब एच भाई साहब यहाँ भी नहीं बैठ सकते, एच भाई साहब यहाँ भी नहीं बैठ सकते। तो इस पोजीशन पे 3 लोग नहीं बैठ सकते, इस पोजीशन पे एक नहीं बैठ सकता। अब मेरे भाई एच कहाँ कहाँ बैठ सकता है, एच कहाँ कहाँ बैठ सकता है, तो मेरे भाई एच यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, अच्छा। अगली बात सुनो बड़े ध्यान से, अगली बात भी ध्यान से सुनना पड़ेगी आपको। एफ को जहां भी बिठा लोगे उसके राइट में सी आएगा। तो मुझे बताओ एफ को हम यहाँ नहीं बिठा सकते, क्यों, क्योंकि इसने मना किया है। अच्छा, यदि मैंने एफ को यहाँ बिठा दिया तो यहाँ भी मना है। मान लो मैंने एफ को यहाँ बिठाया तो सी इसके बाजू में नहीं बैठ सकता। तो मेरे भाई एफ को मजबूरी में हमें यहीं बिठाना पड़ेगा, तो इसके राइट में सी आ जाएगा। अब मेरे भाई सी इसके बाजू में आ गया, अब 2 जगह खाली बची हैं। एच यहाँ नहीं बैठ सकता, बोलो, एच यहाँ नहीं बैठ सकता। तो भाई एच को हम एक काम करते, तू भाई यहाँ बैठ जा, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों जगह उसकी खाली नहीं है, तो भाई यहाँ बिठा दो। अब कौन बचा भाई, जी और ई। तो भाई ई को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते, तो ई को यहाँ बिठा लो, ई को यहाँ बिठा लो। अब ई को यहाँ बिठा लिया तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, जी। लो भाई, दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ दिस सीटिंग अरेंजमेंट। ये है भाई इसका अरेंजमेंट। समझ पाए मैंने कैसे ट्राई किया, ये इंपॉर्टेंट। ये आवाज आपको सुनना पड़ेगी बार बार। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट इज ईज पोजीशन, ई की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू जी। ई की पोजीशन मतलब ई ये रहा, विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी ये रहा, इसके हिसाब से कौन सी है? थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। क्या ये थर्ड टू द लेफ्ट है? किसके रिस्पेक्ट में? ई की पोजीशन जी के रिस्पेक्ट में। क्या ये जी से थर्ड टू द लेफ्ट है? नहीं। सेकंड टू द राइट है क्या? सेकंड टू द राइट है क्या? नहीं। आगे चलते हैं। सेकंड टू द लेफ्ट है क्या? हाँ सर, ये सेकंड टू द लेफ्ट हमको दिखाई दे रहा है। चलो भाई, तो फाइनली हमने यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 आंसर निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसको जल्दी से जो भी बच्चे ने अपनी रफ नोटबुक में अभी तक नहीं बनाया, पहले कॉपी करो, जल्दी से कॉपी कर लो। आगे 2 सवाल और हैं जो इसी सिटिंग अरेंजमेंट का यूज करके बनाने जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो, विद इन अ मिनट, जल्दी से लिखो। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से लिख लो। चलो आगे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन, डायग्राम वही है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं जब तक, जैसा कि मुझे डेटा याद आ रहा है मैं वैसे लिख लेता हूँ। मैंने ए को यहाँ रखा था, ए को यहाँ रखा था, डी यहाँ रखा था, फिर उसके बाद एफ यहाँ और इसके बाजू में सी रखा था, ठीक है, और बी इसके यहाँ रखा था, फिर आई थिंक जी को यहाँ रखा था, फिर एच यहाँ रखा था और ई यहाँ रखा था। ये था हमारे पास डायग्राम। खटाखट बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना? बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their sitting position in the above arrangement, so form a group. Which one does not belong to group? मतलब बताओ इन 5 ऑप्शन में, इन 5 ऑप्शन में कौन इस पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो नहीं करता? ऐसे 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं। जैसे जी ई, जी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, मतलब ये पीछे की तरफ भाग रहा है, 2 कदम पीछे की तरफ। फिर डी सी, डी कहाँ है? ये। सी कहाँ है? ये रहा, ये आगे की तरफ भाग रहा है। ठीक है भाई। ए एफ, ए कहाँ है? ये। एफ कहाँ है? ये भी पीछे की तरफ भाग रहा है, ये भी पीछे की तरफ भाग रहा है। तो 2 अरेंजमेंट मुझे पीछे की तरफ दिखाई दे गए। ठीक है। अच्छा, तीसरा ए बी, ए कहाँ है? ये। बी कहाँ है? ये है। एक कदम आगे है, ये 2 कदम पीछे, ये 2 कदम। अच्छा, सी और ई, सी कहाँ है? ये। ई कहाँ है? ये भी 1 कदम दूर है। क्या कहते हो भाई? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जनता जनार्दन क्या कहती है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकंड, सी यहाँ है, ई यहाँ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। उसके बाद डी सी, डी कहाँ है? डी ये रहा, सी कहाँ है? और आगे है 2 कदम। ए एफ, ए ये रहा, एफ पीछे की तरफ। ठीक है। देखो सभी में एक एक का अंतर है, लेकिन ये एक इकलौता बंदा है जिसमें 2 का अंतर है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि सभी ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 2% के बीच में 1% बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे से 2 बैठे हुए हैं। देखो यहाँ पे और यहाँ पर 2 लोग बैठे हुए, ये देखो, बाकी सारे ऑप्शन में सिंगल सिंगल है। बहुत बढ़िया, थैंक यू राइट। अगला क्वेश्चन, सेम डायग्राम पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो। सेम डायग्राम पे एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, जल्दी बताओ भाई, फटाफट आंसर लगाओ। चलो भाई, सेकंड ऑप्शन पे कई लोगों के बहुमत जा रहे हैं, और जनता का बहुमत ही सबसे ऊपर होता है। क्वेश्चन कहता है विच इज सिटिंग, विच इज हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वन, थर्ड टू द राइट ऑफ वन, वो इंसान हु इज
सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। तो एच का इमीडिएट राइट कौन है? तो एच का इमीडिएट राइट कौन है? पहली बात तो एफ, ठीक है। इसके थर्ड क्या चाहिए? राइट। इसका थर्ड राइट कौन होगा? तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट कौन होगा? ई होगा। थर्ड राइट कौन होगा? ई होगा। आंसर नंबर 3। अरे यार ऐसे कैसे खेल रहे हो तुम लोग? हाँ, ई होगा। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो फिर पढ़ा करो। चलो अगले क्वेश्चन पे जाओ बच्चे। सेम क्वेश्चन के लिए फिर से बताओ, जल्दी से बताओ। What will be the correct answer of this question? Again, tell me fast. F, H, T, G, B, E, A। तुम्हारे पास ऑलरेडी डायग्राम है, समय मत लगाओ, जल्दी बताओ। How many people are sitting between H and A? H ये रहा, कहाँ गया? ए भाई H, A ये रहा। अच्छा ऑर्डर देखने कहां से चलना है? काउंटेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ H। तो H का राइट साइड ये है, तो एक और एक दो, दो लोग बैठे हैं, आंसर खत्म। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को 101% देखने को मिलने वाले हैं। वही 5 ऑप्शन होंगे, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलोज, आइदर फॉलोज, बोथ फॉलोज, नाइदर फॉलोज। यही 5 ऑप्शन फिर से दिखेंगे। जल्दी से मुझे बताओ, स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है, आंसर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सीधा कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन n ग्रेटर r है और एक कंक्लूजन n बराबर r में ऐसे लिख लेता हूं। मतलब n और r के बीच में संबंध देखना है। तो n यहाँ है, r यहाँ पर है। हमें कुछ नहीं करना होता, बस ये निशान देखना होते हैं। ये एरो किस तरफ है? एरो यदि सीधा सीधा बढ़ रहा है आगे, इसका मतलब हम उस लेटर से उस लेटर तक पहुंच सकते हैं। देखो, एन से फॉरवर्ड डायरेक्शन मिला ओ तक, ओ से फॉरवर्ड मिला पी पर, फिर ये बराबर है, बराबर मतलब ये दोनों एक दूसरे के समान है, मतलब यहाँ पहुंच सकते हैं, फिर ग्रेटर है। अब बस शर्त इतनी है कि एन से आर तक पहुंचने में हम साइन कौन सा यूज करेंगे। तो ध्यान रखो, हमारे पास उस पर्टिकुलर लेटर तक पहुंचने के लिए साइन सबसे ज्यादा बार कौन सा दिखा है? तो भाई सबसे ज्यादा बार ये वाला साइन दिखा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ग्रेटर इक्वल। लेकिन ग्रेटर यहाँ पे लिखा है, इक्वल यहाँ पे लिखा है। इस केस को हम कहते हैं आइदर और। इस केस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इस केस को कहते हैं आइदर और। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, है ना। मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर गलत हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत। सुन लो मेरी बात ध्यान से, एन का आर से जब संबंध हम निकालेंगे तो आंसर एक्चुअल में ये आना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर हमको इस आंसर को 2 ऑप्शन में दिखता है कि भाई हम बड़ा वाला ऐसे लिख रहे हैं और बराबर वाला अलग से लिख रहे हैं। जब भी 2 अलग अलग बात में ये परिवर्तन हो जाए तो इसे हम आइदर और कहते हैं। बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, मुझे पता है अंशुल जी। मैं आपको जो कह रहा हूँ बस वो समझ लो। मैं आपसे फिर से बता दूं, मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी हम किसी सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं, हमारा आंसर ये आ रहा है, उस आंसर को ब्रेक डाउन करके लिख रहा है, तो इसको आइदर और कहते हैं। बस इतनी सी बात अभी भेजे में डाल लो। अगला क्वेश्चन बताओ। ये चैप्टर बहुत अच्छा है भाई, यूट्यूब से पढ़ लो मेरे, है ना। इनइक्वालिटी इन रीजनिंग, आप ऐसा टाइटल डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये टॉपिक मिल जाएगा, और अच्छे से इसको पढ़ के जाओ, ये पेपर में आएगा। 3 का नंबर है इस वाले टॉपिक में। बताओ इसका आंसर बताओ। देखो, हमें कहाँ जाना है? सर पहले लिखा है बी ग्रेटर जेड, मतलब बी से जेड की ओर जाना है। तो बी कहाँ है? ये रहा। जेड कहाँ है? सर यहाँ पर है। लेकिन इसके बीच में सेमी कॉलन लगा हुआ है, ये बैरियर है। ये क्या है? बैरियर है। हमें क्या करना होगा? इस स्ट्रिंग को मर्ज करना होगा। मतलब W ग्रेटर इक्वल x ग्रेट लेस देन इक्वल टू y बराबर में z ऑफ ए ग्रेटर a। अब मेरे भाई W का संबंध B से लिखा है, तो B कहाँ है? W कहाँ है? ये है। तो W क्या है? छोटा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि मैं दोनों स्ट्रिंग को आपस में मिला लूं, तो मिलाने पे हम इस स्ट्रिंग को सिंगल स्ट्रिंग में ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें जाना है बी से कहाँ पे? जेड। तो बी कहाँ है? ये रहा। जेड कहाँ है? यहाँ है।
तो इससे हम इस रास्ते जा सकते हैं। हाँ सर, एरो इस तरफ है। क्या एरो आगे बढ़ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है सर। एरो आगे नहीं बढ़ रहा है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे नहीं बढ़ सकते मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये संबंध नहीं बता सकते। आगे चलो, फिर लिखा है W लेस देन ए, तो अब ए से W की ओर बढ़ो। तो ए कहाँ है? ये रहा। W कहाँ है? सर ये रहा। क्या हम यहां से W तक जा सकते हैं? सर एरो पहले ही उसकी तरफ देख रहा है, जबकि दूसरी तरफ देखना चाहिए, मतलब ये भी नहीं जा सकते। अब भाई दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या लगाएंगे? सर नाइदर लगाएंगे, और क्या लगाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर चौथा बिल्कुल सही किया भाई साहब। अंशुल, संजय, अभिषेक, इन सभी का आंसर सही है, और कुछ कमेंट दब गए हैं, माफ कीजिएगा यदि आंसर मतलब नाम ना लिए जाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर बताओ। पहला, आई बड़ा है एम से, खटाखट खत्म करो भाई, 10 मिनट के अंदर ये पूरे क्वेश्चन खत्म कर लो। फिर दूसरा जो आपके पास है, एल लेस देन एच, एल लेस देन एच। चलो भाई ये दोनों स्टेटमेंट बताओ कौन कौन से हैं। तो भाई दो अलग अलग हैं, पहले इनको मर्ज कर लो, इनको क्या कर लो? मर्ज कर लो। अच्छा, दोनों के बीच में कौन रिलेशन में है? के है रिलेशन। तो के क्या है? बड़ा है किससे? एम से। और एम बड़ा है किससे? एल से। ये लो भाई, एक लाइन में पूरा कर लिया मैंने। अब आई से एम जा सकते हैं क्या? आई से एम, हाँ सर जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। आई से एम जा सकते हैं। अब क्या एच से, ध्यान सुनना मेरी बात, एच से एल जा सकते हैं क्या? क्योंकि एरो इधर है, तो एच ये रहा, एल कहाँ है? ये, हाँ सर जा सकते हैं। तो क्या लगाएंगे? बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर 5। अरे कौन है ये बच्चा? अरे मेरे प्यारे बच्चे, पांचवा ऑप्शन लगेगा ना। नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, देखो मुझे ऐसा लगता है वहां लिखा क्रिटिकल रीजनिंग है, राइट, जनरल रीजनिंग है, एप्टीट्यूड की कुछ चीजें हो सकती हैं। सर बट डायरेक्शन रॉन्ग है। हाँ तो रॉन्ग डायरेक्शन है तो क्या दिक्कत है? देख लेते हैं एक बार फिर से। भाई एच से एल जा सकते हैं क्या? एच ये है, एल ये है, बेटा जा सकते हैं कि नहीं? तो एरो, ये एरो, ए एरो, एरो देखना है। हमने क्या देखा? यहां से यहां नहीं देखा, हमने यहां से यहां देखा। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ लो, फ्री में नंबर मत कटवा देना पेपर में। अगला क्वेश्चन। मुझे लगता है कि भाई प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनना चाहिए पेपर में, ठीक है, और बनेंगे भी, ये देख के रखना। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अ बकेट कंटेन्स द थ्री ब्लू 5 ब्लैक, ठीक है, एंड 3 रेड। ये हमारे पास कुछ गेंदे हैं, ठीक है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, सिर्फ 2 बॉलें हमको निकालना है। तो ऐसे केस में, और प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू होता है सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले तो एक चीज बताओ, टोटल कितनी गेंद है? 3 और 5 8, 8 और 3 11। तो भाई टोटल है 11 गेंद, और 11 में से सिर्फ हमें 2 बॉल निकालना है। तो टोटल सैंपल पॉइंट जो निकलेंगे वो इतने निकलेंगे। ये सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो है, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं आंसर निकाल रहा हूँ बस। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1 इज ब्लैक एंड 1 इज रेड? तो ब्लैक कितनी है? टोटल 5। तो इस 5 में से कोई एक चाहिए, मल्टीप्लाई। फिर रेड, रेड कितनी है? 3, तो 3 में से एक निकाल लो। अब यहाँ पे प्लस लगाना है कि इंटू लगाना है, ये बात आपको वहां सिखाई गई है, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा आपके पास 5 × 3, और नीचे हो जाएगा आपके पास 11 × 10। तो 5 दूनी 10, 11 × 10, ठीक है, 5 दूनी 10। तो कितनी बॉल निकालनी थी? सिर्फ 2 बॉल निकालनी थी, है ना। तो हो जाएगा 3/22, और 3/22 कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बताओ, 3/22 आ रहा है या 3/11 आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 11 सूट, 5 और 3 8, 3 11, 11 C2। क्या लग रहा है?
फोर्थ आ रहा है, आई थिंक फोर्थ आना चाहिए, 11 इंटू 5 होना चाहिए। इलेवन इंटू 5 होगा चौथा। एक बार चेक कर लेना, नीचे का कैलकुलेशन ही मुझे गड़बड़, ये सही खोला हमने। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इस पे लगा लो बस कंडीशन, वही तो लगेगी और क्या। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा, 11 माइनस 2 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 2 5 जा और 5 से, अच्छा यहाँ नीचे 5 भी होगा बेटा, है ना, यहाँ पे 5 भी होगा। ओके ओके, ये गड़बड़ कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये 11 इंटू 5 होगा, ठीक है, इसको 5 लिख लो। ये 5 से 5 कट जाएगा, आंसर 3/11 आना चाहिए, आंसर आ गया, कैलकुलेशन एरर थी, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास सही तरीका हो गया, बिल्कुल सही अभिषेक, बिल्कुल एकदम करेक्ट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखो जल्दी से, 2 मिनट और है हमारे पास, आई थिंक आज का सेशन यही वाइंड अप करना चाहिए हमें, जल्दी से 2 सवाल और है। इस सवाल पे हम लोग को क्या करना होता है, जैसे मान लो ये पता करना ये क्या है, जैसे दे रखा है 4 9 20 43 90, तो आप ये देखो कि भाई ये किस ऑर्डर में जमे हुए हैं। तो आप देखो तो यहाँ से नंबर यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा होगा आपको, ये बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप सोचोगे ये 4 से 8 कैसे 9 कैसे बना होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 4 दूनी 8 प्लस 1 9 होता है सर। ऐसे ये कैसे बना होगा, तो सर 9 इंटू 2 18 होता है, 18 और 2 मिला दे तो 20 हो जाता है, तो 20 ऐसे बना होगा। ऐसे 20 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 40 होता है, और 40 में 3 जोड़ लें तो 43 होता है। मतलब क्या हो रहा है, हर नंबर का दुगुना, तो भाई 90 का 2 गुना तो 180 हो ही जाएगा, लेकिन जोड़ना कितना है, तो भाई पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, तो 1 यहाँ जोड़ा, 2 3 4 5 जोड़ना चाहिए, मतलब 185 आंसर, क्वेश्चन खत्म हो, 185 आंसर आएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। बच्चे लास्ट क्वेश्चन देखो, 20वें क्वेश्चन में क्या चलने लग रहा है, ये भी पढ़ के जाना दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मिसिंग फिगर, राइट, ये आपके पास क्वेश्चन आएंगे इससे। अब देखो इसको हम ऐसे देख पा रहे हैं, ये भी बढ़ती हुई घटना है, आप इसको ऐसे देख लो, 5 एकम 5, इसको यहाँ देखें तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे 10 तिया 30, या 30 चौके, तो यहाँ पे 120 इंटू 5 मतलब 600 आना चाहिए आंसर। तो आई थिंक ये पूरी जो सवाल मैंने आपसे 20 प्रश्न सवाल जो जितने भी डिस्कस किए हैं, बहुत बढ़िया सवाल थे। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो पेपर है वो किस तरह से आने वाला है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले उसमें पढ़ेंगे फिर बढ़िया से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।